जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज 14 जून 2024 है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप अगर यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, एमबीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर करते हैं और हर एक सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है। मतलब कि अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर लेक्चर देखेंगे तो एग्जामिनेशन में इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे, गारंटीड। और अगर आप सीरियसली तैयारी जो है वो करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करें। और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की प्रॉपर हम प्रिपरेशन करवाते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शनल के भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेंस की, प्रीलिम्स की, दोनों ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जो है वो बात कर सकते हैं पेड कोर्स से रिलेटेड। और हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर काफी सारी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल जो है वो हम शेयर करते हैं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। काफी सारे टॉपिक्स हैं आज और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आने वाला है। बहुत ध्यान से जो है वो लेक्चर को सुनिएगा। सब कुछ, सब डिस्ट्रैक्शन जो है वो खत्म कर दो और सिर्फ फोकस करो अब लेक्चर के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है लोकतांत्रिक विकास यानी कि डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन। तो आपको पता है हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इवॉल्व हुई है, राइट। हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो लगातार विकसित जो है वो हो रही है। अभी एक्चुअली एक डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन चल रहा है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हैं, उसको जो है वो जनरल इलेक्शन में उसको जो है वो चेंज करके प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो कर दिया जाए। अब मेरा एक सवाल सिंपल सा आपसे है, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो कि क्या हमारी कंट्री के अंदर ये दोनों सिस्टम चलते हैं? बोलो हाँ या ना। अभी देखो, अभी तो मैंने इसमें बताया कि अभी हम लोग को जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से शिफ्ट करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाले सिस्टम पर लेकर आना है। अब ये दोनों सिस्टम क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ी होगी तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये वाली चीज अक्सर काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन स्किप कर देते हैं, सिखाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। बट आज इस लेक्चर के दौरान मैं आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कि आप कुछ भूलोगे नहीं और बहुत इजी तरीके से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी। अब सुनो बहुत ध्यान से, पहले तो आंसर दो, क्या ये दोनों सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चलते हैं? तो यस, दोनों सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो जनरल इलेक्शन के लिए होता है, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो प्रणाली है ये चलती है राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के दौरान, राइट। तो ये फैक्ट आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान सुनो। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हिंदी में जो है वो कहा जाता है प्रथम पहले पद प्रणाली या बहुलता मत प्रणाली। तो क्या प्रथम पहले पद प्रणाली या फिर बहुलता मत प्रणाली? तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। हिंदी में इसको बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट, हिंदी में नहीं है, हिंदी में इसका ये वाला नाम है, राइट। बट आपको फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को। बहुत सिंपल सा ये वो है सिस्टम जो आप जिसके बारे में जानते ही हैं। आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसके 50% से ज्यादा वोट्स नहीं भी आए तो भी वो सरकार जो है वो बना सकती है। बोलो हाँ या ना। बस उसको मैक्सिमम वोट चाहिए। अब जैसे 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 10% वोट अचीव किया, किसी ने 30% किया, किसी ने 40% किया, राइट। किसी ने फिर मतलब ऐसे करके 40, 50, 60, 70, 80 हो गया। फिर दोनों ने, फिर मान लेता हूं एक ने 5 किया, एक ने 15% किया। तो जिसने 40% वोट जो है वो अचीव कर लिया वो जीत गया। मतलब 50% से कम भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वोट सिक्योर कर रही है और उसके रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टी में से मैक्सिमम वोट्स हैं तो वो सरकार बना लेगी। बात समझ में आई? यहां पर मेजोरिटी का कोई मतलब नहीं होता फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। यहां पर यह होता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा नंबर चाहिए। 50% से कम हो तो भी चलेगा, बट ज्यादा नंबर चाहिए दूसरे से। भले ही 25% पे भी इलेक्शन जो है वो जीता जा सकता है अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो 25% से कम वोट्स मिले हों। तो कितना अजीब नहीं है कि देश की 75% जनता नहीं चाह रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीते, क्योंकि 75% जनता ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट किया होगा और वो डिवाइड हो गए। और 25% जनता ने मात्र वोट किया वो एक पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब देखो, 25% वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर सरकार बना रही है, दैट मीन्स
75% लोग जो है वो खुश नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी से कि वो सरकार बनाए। तो ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है बताओ। तो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो और आप, क्योंकि आप आने वाले समय के अधिकारी बन रहे हो, मेंस का आंसर जो है वो आपको लिखना है, तभी जाकर जो है आप ऑफिशियली अधिकारी बनोगे। तो मेंस के आंसर में आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ना आप इस सिस्टम को अच्छा बोलोगे ना आप इस सिस्टम को बुरा बोलोगे। ये सिस्टम आज की डेट में हमारे यहाँ पर चल रहा है, इसलिए अच्छा इसलिए क्योंकि ये सिस्टम बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है वोटर्स के लिए, राइट। इस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए किसको आपको अवेयर करना पड़ेगा? वोटर्स को। क्या वोटर्स को अवेयर करो कि वोटर्स जब वोट डालें तो वो बहुत सोच समझ कर डालें, क्योंकि कास्ट वोट्स वगैरह भी होते हैं, आपको पता है, राइट। कास्ट के आधार पर भी वोट जो है वो डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगर वो हमारी कंट्री में खत्म होगा तब ये सिस्टम अच्छी तरीके से ऑपरेट करेगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, यानी कि बहुलता मत प्रणाली। अब बात ध्यान से सुनो एक एक करके। तो देखो, पहला पॉइंट मैंने अभी आपको क्या बताया, वोटर्स जो है वो वोट दे सकते हैं एक सिंगल कैंडिडेट को, और कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इलेक्शन में। ये जरूरी नहीं है कि उसको जो है वो मेजोरिटी ऑफ वोट 50% से ज्यादा वोट मिले हो, सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए दूसरे से उसको, तो वो सरकार जो है वो बनाएगा, यानी कि वो जीत जाएगा। यस। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इसके फीचर को ध्यान से सुनो, विशेषताएं इसकी क्या क्या है। तो वोटर जो है उनको कैंडिडेट की लिस्ट दे दी जाती है, राइट। मतदाता जो है उनको पूरे के पूरे जितने भी हम लोग को देखने को मिलता है कैंडिडेट जो होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिविजुअल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी लिस्ट दे दी जाती है और बोला जाता है कि इस पर बटन दबा दो और हो गया। तो एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पर वो अपना वोट जो है वो डालते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, वोटर जो है वो एक कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट जो है जिनको सबसे ज्यादा वोट जो है वो आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वो विजेता बन जाता है, राइट। चौथा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि जो विजेता होता है जरूरी नहीं है कि उसको 50% से ज्यादा वोट्स की आवश्यकता हो। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल चीज दिमाग में रखना, इसका मतलब यह है कि वोटर्स जो है वो एक किसी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट दे सकते हैं, एक किसी एक को, और वो कैंडिडेट तभी जीतेगा जब उसके वोट्स रिमेनिंग खड़े हुए कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा होंगे। ये जरूरी नहीं है कि उसके 50% से ज्यादा वोट हो, 50 से नीचे भी वोट होंगे उसके, और बट दूसरों से ज्यादा होंगे तो वो जीत जाएगा। बात क्लियर? बहुत अच्छे से भूलोगे तो नहीं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें, ये प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। सेकंड, क्लियर कट विनर जो है वो नजर आ जाता है कि हाँ भाई इसको दूसरों से सबसे ज्यादा वोट जो है वो मिले हैं। तीसरा, अकाउंटेबल। अब वो जीत गया है, खड़ा हुआ है, तो पब्लिक के लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। अब उसके जो भी ऑपरेशंस होंगे पब्लिक उसको जो है वो देखेगी, क्योंकि पब्लिक ने उसको चूज किया है, राइट। तो वो एक हमें देखने को मिलता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए जाना जाता है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी का फीचर थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, चॉइसेस दी जाती हैं, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो, एग्जाम में मेंस के अंदर भी कई बार डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, और आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में आएगा तो कुछ स्टेटमेंट आएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप समझो जो चीज समझा रहा हूं बहुत ध्यान से, कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूं, तो मैं किसी कैंडिडेट को जानता हूं, समझता हूं, इसलिए तो वोट डाल रहा हूं। यस। अब वो कैंडिडेट जीतेगा तो मैं उसकी हर एक एक्टिविटी देखूंगा और वो अकाउंटेबल होगा मेरे लिए, जिससे कि मैं, अगर वो गलती करेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको वोट नहीं डालूंगा। यस। यही चीज है कि अकाउंटेबिलिटी। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। हालांकि इस पॉइंट में एक गड़बड़ी है, वो क्या गड़बड़ी है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक वोटर जो है एक कैंडिडेट को जो है वो चूज कर सकता है। क्योंकि देखो, आप जब वोट डालने जाते हो, अगर अभी तक आपने वोट दिया है तो आप जाते होगे वोट डालने, और अगर आपका वोटर आईडी बन गया और आप वोट डालने नहीं जा रहे हो तो गलत कर रहे हो भाई। पहले, सबसे पहले आप खुद फॉलो करो रूल्स को, तभी जाकर आप जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे या सुपरिटेंडेंट बनोगे तब जाकर आप दूसरों से जो है वो रूल्स फॉलो करवाओगे। पहले आपको खुद स्वयं को रूल्स फॉलो करना है, राइट। अब सुनो बात ध्यान से। देखो, आप जब जाते हो तो जो ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं और उनके सिंबल बना रहता है,
उनकी पार्टी का, है ना, नाम भी लिखा रहता है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी और कैंडिडेट का नाम भी। तो आप किसको वोट देकर आते हो? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, राइट, जिनको आप चुन रहे हो, आप उनको वोट देकर आते हो। यस। अब यहां पर इस स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वोटर्स पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। देखो, हाँ, ये भी सही है कि कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से होते हैं, बट कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैंडिडेट्स के हिसाब से भी होते हैं। तो ये गलत है। जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो कैंडिडेट ही खड़ा होगा, पॉलिटिकल पार्टी का तो रोल नहीं है यहां पर अभी, राइट। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो हो रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होता है, हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होता है। अब राष्ट्रपति खड़े हुए हैं तो वो तो कैंडिडेट्स है ना, राइट, वो तो इंडिविजुअल है, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट, इसका सेकंड पॉइंट जो है वो गलत यहां पर लिखा है। तो आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है गाइस कि न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, कई बार बुक में भी ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कई बार सिर्फ एक ही, मतलब जैसे उन्होंने उठाया हुआ कहीं से, तो उन्होंने एक सोर्स से उठा लिया, उन्होंने उसको डेप्थ में तो पढ़ा नहीं है, इसलिए तो आप मेरी क्लासेस ले रहे हो। मैंने हर एक टॉपिक पर एक अपनी कमांड डेवलप करी है, पिछले 10 साल से मैं तैयारी करा रहा हूं सिविल सर्विसेज की। करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी पकड़ है मेरी, और करंट अफेयर्स तो एक, आप ये मान के चलिए कि एक ओवरऑल जनरल स्टडीज का मिक्सचर होता है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को जीएस के टॉपिक्स के साथ लिंक करते हैं, और हर एक जीएस के टॉपिक को मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो आप, क्योंकि आप देख ही रहे हो हर एक टॉपिक, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता ढंग से। अच्छा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को? प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना, राइट, कि जो क्लैरिटी तो आपको मिल रही है ना, ऐसे तो नहीं कि समझ में ना आ रहा हो, राइट। नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप अगर मुझसे जुड़ रहे हो तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा और तभी मुझे सुकून मिलेगा। अब देखो, काफी सारी किताबों में कुछ सिर्फ एक ही सोर्स लिखा रहता है, बट हम लोग ने क्या किया, हम मल्टीपल किताब इतने सालों में पढ़ चुके हैं, और उसी पूरी चीज का निचोड़ जो है वो आपको दे देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किताब पढ़ना जरूरी होता है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी 40-50 साल का जीवन, उसकी गलतियां, उसने अपनी एक किताब के अंदर मेंशन कर दी, और आप उस किताब को एक महीने में पढ़कर 40 साल जो है वो आगे बढ़ गए। ये होता है फायदा किताब पढ़ने का, ये होता है फायदा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। तो हमने बहुत सारी मल्टीपल किताब्स पढ़ी हैं, राइट, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, डीडी बासु हो, मतलब जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उसको गो थ्रू किया है। तो उससे ये सब पॉइंट जो है वो निकल के आया और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और वही चीज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो इसी चीज का तो बेनिफिट मिलता है। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि प्रपोर्शन, इसमें लिखा हुआ है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो पीआर प्रणाली है, इसमें मतदाताओं को एक पार्टी का चयन करने की आवश्यकता होती है और प्रतिनिधियों को पार्टी सूचियों के आधार पर चुना जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, प्लस इसके अलावा कैंडिडेट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। तो क्लियर हुआ ये। इसमें एक पॉइंट और है, कोलिशन गवर्नमेंट। इसके अंदर जब किसी पर्टिकुलर, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, क्लियर कट मेजोरिटी, राइट, तब ये लोग जो है वो क्या करते हैं, अब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को 10% वोट मिला, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको क्या बोला, एक 15%, एक 10%, एक और कोई 10% मैंने बोला था, एक 30% बोला था शायद, और एक 40% बोला था। अब सबसे टॉप पे जो है वो कौन है? 40%, राइट। अब आपको अगर इस 40 से ऊपर जो है वो निकलना है, तो रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका कोलिशन कर देना होगा। वो कोलिशन हो जाएगा तो ये 60% पे जो है आ जाएंगे। यस, बोलो हाँ या ना? या इनमें से किसी तीन को इन्होंने पकड़ लिया, एक 30% वाला, एक 15% वाला, एक 10% वाला, हो गया काम। बोलो 45% हो गए। तो कोलिशन गवर्नमेंट किसमें बनता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। ये मिलकर गठबंधन की सरकार जो है वो बना लेता है। ठीक है, पूरा टॉपिक क्लियर है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का भूलोगे तो नहीं। अब सुनो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें प्रॉपर शेयर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और हर एक वोटर का वोट जो है वो प्रॉपर काउंट होता है, और उस पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम, है ना? हुए ना कंफ्यूज? अब सुनो, मुझे पता है आप कहां पर कंफ्यूज हो गए और कहां पर मुझे आपको पकड़कर क्लैरिटी करनी है।
देखो बात ध्यान से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि हर एक जो वोटर्स है, जितने भी मतदाता हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका वोट काउंट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में काउंट नहीं होता है क्या? ये देखो, काउंट हो रहा है पर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है क्या? मैंने आपको क्या बताया था, 25% भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा स्कोर कर लिए दूसरों से, उसके 25% है, तो क्या रिमेनिंग 75% जो जनता है, क्या उनके वोट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट आया? बोलो हाँ या ना? नहीं आया ना। सिर्फ 25% लोगों ने जो वोट डाला उन्हीं का कैंडिडेट आया, 75% का तो कैंडिडेट आया ही नहीं। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पूरे 100% वोटर्स के कैंडिडेट रहते हैं। वो कैसे? तो इसमें प्रेफरेंस सिस्टम होता है। क्या होता है? प्रेफरेंस सिस्टम, प्रायोरिटी सिस्टम। जैसे इसमें जो मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कि भैया आपकी पहली चॉइस क्या है बताओ। सर ये। दूसरी चॉइस क्या है? ये। तीसरी चॉइस क्या है? ये। प्रायोरिटी, कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो क्या है। जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं मान के चलो, राइट। एक वोटर ने बोला 1 2 3 4, मैं वन इजी बनाने के लिए आपको बताता हूं 1 2 3 4। इसकी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले ये जीते, फिर ये जीते, फिर ये जीते, फिर ये जीते। ठीक है। अब पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में जो है वो चारों कैंडिडेट्स में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि एक को 30% वोट मिले और बाकियों को मतलब इक्वल, मतलब दो को इक्वल इक्वल वोट मिले। यानी कि मैं मान लेता हूं दो को 30% वोट मिले, 60 हो गए। एक को 25% मिले, एक को 15% मिले। अब जिसको 15% मिले वो हो गया एलिमिनेट, खत्म, चला गया। फिर रिकाउंटिंग होगी। अब जैसे जिसने चौथे, जिस भी मतलब लोगों ने चौथे वाले को पहली प्रायोरिटी पे रखा होगा, अब उनकी सेकंड प्रायोरिटी जो है वो देखी जाएगी। उनका जितना भी वोट है पहली प्रायोरिटी वाले का, यानी कि जिनके वोट कट गए ना यहाँ पे, भाई जिन भी लोगों ने चौथे को चुना होगा, बहुत ध्यान समझना, जिन भी लोगों ने चौथे को चुना है और ये चौथा जो है वो कट गया, मतलब इसके सबसे कम वोट इसके पास जो है वहां चौथे वाले के पास, तो बच्चे कितने कैंडिडेट? 3। अब जिन लोगों ने इसको सबसे पहले वोट दिया होगा, यानी कि पहले नंबर पर इसको रखा होगा, उनके वोट जो है वो कहां पर ट्रांसफर होंगे? उनकी सेकंड प्रायोरिटी पे। कुछ लोगों की प्रायोरिटी हो सकती है कि इसकी, कुछ की इसकी, कुछ की इसकी, राइट। कुछ लोगों ने बोला होगा कि यार सेकंड पे हमें इसको वोट दे देना है, इसको खड़ा कर देना है। सेकंड, कुछ ने बोला होगा सेकंड पे इसको खड़ा करना है, कुछ ने बोला सेकंड पे इसको खड़ा करना है। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। ये बात समझो। तो उन लोग, इसको जितने भी लोगों ने वोट दिए थे, उन लोगों की जो सेकंड प्रायोरिटी है वो किन पर ट्रांसफर हो गई? इन तीनों के पास ट्रांसफर हो गई। डिपेंड करेगा किन किन लोगों ने क्या सेकंड पे रखा था। अब फिर से काउंटिंग हुई। अब जब फिर से काउंटिंग होगी तो हम लोग को क्या जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक को मान लेता हूं मैं कि 40% वोट मिले, दूसरे को 40% वोट मिले, तीसरे को 20% वोट मिले। तीसरा वाला ये मान लेता हूं कि इसको जो है वो 20% वोट मिले। अब इसको जब 20% वोट मिले तीसरे वाले को, तो ये गया गेम से आउट हो गया। इसके वोट जो है वो किनके बीच में ट्रांसफर हो जाएंगे? इन दोनों के बीच में। अब देखा जाएगा कि जब ये खत्म हो गया, ये सेकंड प्रायोरिटी में जिसका था वो खत्म हो गया, तो अब इन इन लोग जो है, इनके वोट की थर्ड प्रायोरिटी जो है वो देखी जाएगी कि इनकी थर्ड प्रायोरिटी जो है वो क्या है। इन दोनों में से ही होगी, अब बचे क्योंकि दोनों ही, राइट। तो जब ये दोनों बचे हैं तो इन लोगों के वोट जो है वो इनके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाएगी। भाई इसमें 50% से ऊपर ही आ रहा है ना पूरा खेल। बात समझ में आई हाँ या ना? एक बार और समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे इतने अच्छे समझाया, कंफ्यूजन को कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आपके हाथ में एक पेपर दिया, ठीक है। पेपर में आपने लिख दिया कि भाई ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी है, ये मेरी तीसरी प्रायोरिटी है, ये मेरी चौथी प्रायोरिटी है। चलो ठीक है यार, कि मतलब ये मेरी इस प्रकार से प्रायोरिटीज हैं कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर ये जो है वो जीते, विजेता बने। अब वोटिंग हुई। वोटिंग में मान लेता हूं कि इसको जो है वो 40% वोट मिले, इसको 10% मान लेते हैं, कितना होगा? 50 होगा ना। इन दोनों को 25-25 मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को 25-25 मान लेते हैं। अब जिसको 10% वोट मिले वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जिन लोगों ने इसको अपनी पहली प्रायोरिटी पे रखा था, क्या, क्योंकि पहली बार ये हुआ काउंटिंग, इसको जिन लोगों ने पहली प्रायोरिटी पे रखा था, उनके वोट्स अब कहां पर जाएंगे? उन लोगों की दूसरी प्रायोरिटी वालों के पास। उन लोगों ने दूसरी प्रायोरिटी पे, ऑब्वियस ही बात, ये खत्म हो गया पहली प्रायोरिटी वाला, तो उनकी दूसरी प्रायोरिटी जो होगी वो इन तीनों में से कोई ना कोई होगी। किसी की ये होगी, किसी की ये होगी, किसी की ये होगी। बोलो हाँ या ना? है ना? दूसरी प्रायोरिटी कोई ना कोई तो होगी। तो इन लोग के वोट जो है वो, कुछ वोट इसको चले जाएंगे, कुछ वोट इसको चले जाएंगे, कुछ वोट इनके इसको चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब किसके बीच में काउंटिंग होगी? 3 लोगों के बीच में काउंटिंग होगी।
अब जब 3 लोगों के बीच में काउंटिंग होगी, जैसे मान लेता हूं कि एक को 30% वोट मिले, एक को 20% मिले और एक को 50% मिलेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखो यहां पर इसको अगर 51% मिल जाए तो ये क्लियर कट जीत गया है। सेकेंड राउंड में ये क्लियर कट जीत गया है, और इवन फर्स्ट राउंड के अंदर भी किसी को 51% हो गए, मतलब क्लियर कट मेजोरिटी हो गई, तो वो जीत जाएगा, यानी कि फिर दूसरा राउंड नहीं होने वाला है। ये बात भी ध्यान में रखना। तो ये बात समझ में आ रही है। दूसरा राउंड हुआ, एक को 51 मिले, एक को मैं मान लेता हूं कि कितना कितना बोला था मैंने, ये एक को 29 मिले और एक को हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है 20 मिले, तो जीत गया ना ये वाला कैंडिडेट, ये क्लियर कट कैंडिडेट जीत गया। बट फिर भी जैसे मान लेता हूं चलो इससे भी कम हो गया कि एक को 30, एक को 20 और एक को 30, एक को 25 और एक को हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 45 मिले, तो जिसको 25 मिले वो चला गया। अब जिन लोग की सेकंड प्रायोरिटी पे ये सेकंड वाला व्यक्ति था वो तो खत्म हो गया, तो उसके वोट जो है वो किंतु चले जाएंगे उन लोगों की थर्ड प्रायोरिटी वाले को। अब थर्ड प्रायोरिटी वाले में या तो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा, बोलो हाँ या ना। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, इजी तरीके समझ में आया ना। यहां पर वोट शिफ्ट हो रहा है। अब आप देखो इस सिस्टम के अंदर हर एक जो कैंडिडेट है, हर एक जो वोटर हम लोग सॉरी वोटर है, मतदाता है, उसके वोट काउंट हो रहे हैं ना, उसके सभी वोट्स काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताइए भैया। सभी वोट्स काउंट हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना। यस। तो इस सिस्टम के अंदर वोटर्स के सभी वोट जो है वो काउंट होते हैं। क्लियर। और ये चीज आपको कोई समझाएगा नहीं इस तरीके से, गारंटीड। आगे की बात करें, अब क्या लिखा है उस, अब पूरी अब चीज समझ चुके हो, अब थ्योरी में देखो, देखते जाओ और अब आपको देखो चीजें कैसे क्लियर होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है लेजिस्लेचर के अंदर इन प्रपोर्शन टू द शेयर ऑफ वोट्स दे गेट इन इलेक्शन, कि इलेक्शंस के दौरान उनको जितने वोट जो है वो मिल रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो है वो उनको शेयर जो है वो अपना मिल जाता है वोट्स के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसके फीचर क्या करें करें तो ये फेयरली रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल पार्टी को, बट एक्चुअल में नहीं है, यहां पर भी कुछ गड़बड़ी, क्योंकि एक ही सोर्सेस को उठाया हुआ है। ये कैंडिडेट को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये इंश्योर करता है कि एवरी वोट काउंट, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे। ये सिस्टम क्या इंश्योर कर रहा है, हर एक वोट काउंट होगा, क्योंकि आप देखो प्रायोरिटी के हिसाब से रख दिया गया है, हर एक वोट काउंट होगा। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके अंदर देखो लिखा हुआ, अब दे दिया इन लोगों ने टाइप्स, राइट। अब दिया इनने टाइप्स, तो इससे क्लियर हो गया कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है उसमें कैंडिडेट्स और पार्टीज दोनों होती हैं। कैसे, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है तो वो कैंडिडेट से रिलेटेड होता है, एक पार्टी लिस्ट वाला ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पार्टी से रिलेटेड होता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता, और एक मिक्स्ड हम लोग को देखने को मिलता है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर लिखा नहीं है। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि 2 वोट जो है वो हर एक वोटर दे सकता है, एक वोट जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए देगा और एक वोट जो है वो देगा कैंडिडेट के लिए। तो इसमें 2 वोटिंग सिस्टम हम लोग को जो है वो इसका देखने को मिलता है मिक्स्ड वाले में, राइट। तो वोटर को चॉइस दे दी जाती है कि आप अपनी चॉइस की पार्टी भी सेलेक्ट कर लो, अपनी चॉइस की कैंडिडेट भी सेलेक्ट कर लो, और उस हिसाब से फिर ये कैलकुलेशन जो है वो होता है। तो ये इनके 3 टाइप्स होते हैं, सर में आ गया। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैंडिडेट्स के लिए, और अगर इन जनरल पूछ लिया जाए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए होता है, तो नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के टाइप में पार्टी भी है, कैंडिडेट भी है, दोनों है। और मिक्स्ड भी हो सकता है किसी कंट्री के अंदर, जैसे कि जर्मनी, जर्मनी के अंदर ये मिक्स्ड वाला सिस्टम जो है वो चलता है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एमएमपी। बात क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा। अब इसके फायदे क्या है, हर एक वोट इसमें काउंट होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया हर एक कैंडिडेट का वोट काउंट हो रहा है। इसमें देखो बहुत अच्छी तरीके, छोटी छोटी पार्टीज को भी फायदा मिल जाता है आगे बढ़ने का। इसमें हम लोग को धांधलेबाजी नहीं होती, जालसाजी जो है वो नहीं होती किसी प्रकार की, क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से काउंटिंग जो है वो होती है। बट इसके नुकसान, इसमें गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, क्योंकि कई बार छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी जो है वो सरकार जो है वो बना लेती है प्रायोरिटीज के हिसाब से, राइट। तो इसकी भी कई बार सरकार बन जाती है और अनस्टेबल गवर्नमेंट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें एक तो कोलिशन का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है अब, क्योंकि एक सिंगल ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसमें आएगी पावर में। नेक्स्ट, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स फीचर है। अब आप सोचो इतनी बार काउंटिंग हो रही है, पब्लिक को बोला जाए कि भैया 4, आज की डेट में जनता एक कैंडिडेट को चूज कर नहीं पा रही है, एक कैंडिडेट का उसको नाम पता नहीं है, वो कहां से 4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट को जो है वो प्रायोरिटी पे जो है वो रखेगी, राइट। तो वो भी एक चीज है। आगे की बात करें, ये सिस्टम बड़ा एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है, क्योंकि भाई इतनी बार रिकाउंटिंग वगैरह होगी तो खर्चा तो होगा ही, राइट। फिर इसमें लोकल नीड्स जो है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। लोकल नीड्स को कैसे निगलेक्ट जो है वो किया जा रहा है,
अब यार देखो, इस प्रकार से नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि आप कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी पे रहे हो, दे रहे हो। आपकी पहली और दूसरी प्रायोरिटी होती है जो होती है, तीसरा तो कोई मतलब ही नहीं फिर, राइट। और अगर तीसरा इलेक्शन में जो है वो जीत जाएगा तो आपका वोट जो है ठीक है काउंट तो हो गया, बट वो काउंट होना ना होना वो एक ही बराबर है, राइट। तो वाली चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है और इसमें अकाउंटेबिलिटी कम होती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप डायरेक्टली एक कैंडिडेट को रहे वो चूज कर रहे हो, वो जीत गया तो वो अकाउंटेबल होगा। यहाँ पर प्रायोरिटी आपकी, और हो सकता है कि आप यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स को जानते भी नहीं हो, सिर्फ आपने ऐसे ही लिख दिया। यस, तो ये देखो, अब हमें शिफ्ट करने की जो है वो क्यों आवश्यकता है, जो जो जिस पर अभी डिस्कशन चल रहा है करंट अफेयर्स में, इस पर डिस्कशन चल रहा है कि भाई हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अब ये शिफ्ट करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की डेट में ओवर या फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन है। छोटी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना नहीं पाती, और जो पावर में है वो पावर में ही है, राइट। अब मेजर पार्टीज पर ही फोकस किया जाता है, छोटी पार्टीज पर, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर फोकस नहीं है। माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है उनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग को जो है वो नहीं देखने को मिलता। अल्पसंख्यक समूह जो है उनके लिए प्रतिनिधित्व का अभाव हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है, कई बार वही कास्ट वोट और ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऊपर नहीं आ पाती, तो ये सब चीजें ठीक है। और दूसरे भी ऑल्टरनेटिव हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। एक होता है रैंक्ड वोटिंग सिस्टम और दूसरा स्कोर वोटिंग सिस्टम। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे याद रख सकते हो। रैंक वोटिंग सिस्टम में अलाउ किया जाता है वोटर जो है वो रैंकिंग डालें, हमें ये रैंक चाहिए, मतलब फर्स्ट रैंक पे हमें ये, वही प्रायोरिटी वाला सिस्टम ही है एक प्रकार से वो। और दूसरा स्कोर, मतलब कि उसका स्कोर डालो कि 10 में से हम इसको इतने मार्क्स देते हैं, 10 में से हम इसको इतने देते हैं। अरे ये सब, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये काम नहीं करेगा, राइट। लोग जो है फिर जाएंगे नहीं, बोलेंगे कि अरे बात तो बच्ची है यार, क्या करें। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति जो हम लोग को लोकतंत्र जहां पर देखने को मिलता है सिस्टम, और एक दूसरा हम लोग को संसदीय लोकतंत्र देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे यहाँ पर है इंडिया के अंदर। तो जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। जैसे जर्मनी का मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, राइट। और न्यूजीलैंड के अंदर हमने देखा कि अब देखो, इसके अंदर न्यूजीलैंड की 60% सीट 120 सीटों में से फिल की जाती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू, और रिमेनिंग 40% जो है वो फिल की जाती है किस प्रकार से, कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट 5% वो आ गए से ज्यादा वोट जो है वो मिल गए, तो उनको इक्वली जो है वो रिप्रेजेंट करवा दिया जाता है, यानी क्योंकि वोट के शेयर के अकॉर्डिंग, राइट। तो उनको 40% में रख दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये होता है न्यूजीलैंड के अंदर। फिर कुछ रिकमेंडेशन भी दी है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आपसे जो है पूछा जाएगा कि लॉ कमीशन का 178th रिपोर्ट 1999 का रिकमेंडेशन जो है वो क्या था, इन्होंने किस सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था। तो इन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री के अंदर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लागू करो। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, परिसीमन आयोग के बारे में। क्या आपको पता है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन गाइस। एक ऐसा कमीशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप लेवल की, एपेक्स लेवल की कोर्ट है हमारी, उसके ऑर्डर्स को कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना। डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स हैं, जो डीलिमिटेशन कमीशन ने फाइनल कर दिया, क्या उसके ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया जा सकता है, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। वीडियो को पॉज करो, लिखो। आंसर इज नहीं किया जा सकता। डीलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर जो है वो फुल एंड फाइनल होता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट उसके ऑर्डर को चेंज करवा सकती है। इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी है डीलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन आयोग। ये हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनाती है, निर्वाचित क्षेत्र जो होते हैं ना, उसको जो है वो ड्रॉ करती है, डिजाइन करती है। और अभी इनने फ्रीज कर दिया है, कब तक? कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि कौन से साल के बाद दोबारा से डीलिमिटेशन कमीशन पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगी। तो 2026 के बाद डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना शुरू करेगी, बट कब? 2031 में। जो 2031 का जो सेंसस आएगा, उस सेंसस के आधार पर जो है वो पॉपुलेशन को देखकर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनाई जाएंगी। तो ये भी एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आने वाले समय में डीलिमिटेशन कमीशन का टॉपिक आएगा, तब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो अब देखो, इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये भी है कि भाई जो जिस पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन कम है, उसको डिसएडवांटेज हो जाएगा,
यस, काफी ज्यादा। फिर रिकमेंडेशन ज्यादातर जो है वो MMPR का ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो लॉ कमीशन की 178th रिपोर्ट ने 1999 में बोला था कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अच्छी तरीके से ऑपरेट होगा, काम करेगा। तो ये था पूरा ओवर टॉपिक गाइस। मैं उम्मीद करता हूं मैंने दोनों टॉपिक जो आपको पढ़ाए हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, तो आई होप कि ये दोनों चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब गाइस ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने गोल्स के बारे में जो है वो बता रही है कि अब आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो RBI एट 100 के इसके क्या गोल्स हैं, राइट। RBI एट 100 मतलब कि RBI को 100 साल पूरे हो जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि RBI कौन से साल को स्टैब्लिश हुई थी, बनाई गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो कौन से ईयर में बनाई गई थी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया था और 1935 से इसने ऑपरेशन करना शुरू किया। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। तो इन्होंने बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 100 साल पूरे होने वाले, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ गोल्स हैं, राइट, जिस पर वो काम करेगी। जैसे कि ये बोल रही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये अलाउ करेगी कि भाई जो फॉरेन करेंसी है वो फ्रीली जो है वो कैपिटल ट्रांजेक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, रुपी और फॉरेन करेंसी के बीच में कन्वर्जन जो है वो कैपिटल ट्रांजेक्शन में हो जाए। अभी कैपिटल ट्रांजेक्शन होता क्या है? ये पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है क्या? पूंजी खाता परिवर्तनीयता क्या है ये? तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है गाइस? एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन चलता है। एक होता है कैपिटल अकाउंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में आपने लॉन्ग टर्म 5 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया? वो कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो RBI ये बोल रही है कि अगर कोई भी फॉरेनर जिसको इंडियन रुपीस में कन्वर्जन करना है या इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करना है, किस पर्पस के लिए? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तब इजिली कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है। तो एक छोटी सी चीज थी जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो चाह रही है कि रुपीस जो है हमारी वो इंटरनेशनल करेंसी जो है वो बन जाए। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये फैक्ट, बस आप जो पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ बस वो फैक्ट ध्यान में रखो। ये बुलेट पॉइंट्स अपने पास जो है बस लिख लेना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी मेन गोल क्या है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, बस इतना लिख लो क्योंकि आपको समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट क्या है। कन्वर्टेबिलिटी में ब्रैकेट में लिख देना कि फॉरेन करेंसी एंड रुपीस आपस में कन्वर्ट जो हो जाए फ्रीली, फ्रीली कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड रुपीस, कि रुपये की और जो विदेशी मुद्रा जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके बीच निशुल्क रूपांतरण, कन्वर्जन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट में जो आप ये लिख दो, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। हम चाह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे डॉलर्स का उपयोग जो है वो ग्लोबली चलता है इंटरनेशनल लेवल पर, वैसे ही रुपयों का उपयोग चलने लगे। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि तीसरा, RBI ये बोल रही है कि नॉन रेसिडेंट जो अकाउंट्स है इंडिया के अंदर, NRI के जो इंडिया के अंदर अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट उनको मिलता है, इंटरेस्ट बेयरिंग जो अकाउंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं नॉन रेसिडेंट के, तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से की जाए, उसको अच्छे से देखा जाए, क्योंकि कई बार ऐसे अकाउंट पे घोटाले वगैरह हो जाते हैं, राइट। तो उस पर अच्छे से जांच पड़ताल जो है वो करो। नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनको जो है वो प्रमोट करो। तो RBI प्लान कर रही है कि वो सपोर्ट करेगी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारे इंडियंस हैं या इंडियन MNC जो है वो दूसरी फॉरेन कंट्री में जाकर स्टैब्लिश होती है, अपनी कंपनीज ओपन करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री के अंदर है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, डोमिनोज हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, राइट, पिज्जा हट हुआ। तो ये सब जो, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही, एप्पल हुआ, राइट। तो ये सब फॉरेन कंट्री है जिनके ऑफिस इंडिया के अंदर है। तो वैसे ही इंडियन कंपनीज के ऑफिस फॉरेन में ज्यादा से ज्यादा खुले, तो इस पर RBI जो है वो सपोर्ट करेगी। तो ये सब इसके वो है। दूसरा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सलाइजेशन उसका करना है, कि हम लोग को फोकस करना है कि दूसरी कंट्रीज में भी हमारा UPI, RTGS, NEFT चालू हो जाए। क्योंकि UPI तो काफी सारी कंट्रीज में चल रहा है, जैसे भूटान चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, यहाँ पर UPI जो है वो अब चालू हो गया है, राइट। इसके अलावा यानी कि इंडियन UPI सर्विस जो है वो चालू हो गई है। फिर आपको ई-रूपी के बारे में पता होगा, ये हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो डिजिटल करेंसी, जिसको बोलते हैं CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ई-रुपये पर प्लान कर रही है RBI। फिर RBI बोल रही है कि हमारे जो इंडियन बैंक्स है वो फॉरेन कंट्रीज में ओपन हो, यानी कि हमारी बैंकों की जो ब्रांचेस है, शाखा है, वो फॉरेन कंट्रीज में भी नजर आए, देखने को मिले। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कम से कम 3 से 5 बैंक्स ऐसी होनी चाहिए जो टॉप 100 बैंक्स में आए पूरे दुनिया भर में। फिर हम गिफ्ट सिटी को सपोर्ट करेंगे। गिफ्ट सिटी कहां पर है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, आपको पता होना चाहिए गिफ्ट सिटी के बारे में। जहां पर IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो गिफ्ट सिटी को एक इंटरनेशनल हब बनाने पर काम कर रही है, जिस पर RBI सपोर्ट करेगी। आगे की बात करें,
ये भी कहा गया कि भाई हमें मॉनेटरी पॉलिसी पर को जो है वो रिव्यू करना है। अब मुझे बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स कौन कौन होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स कितने होते हैं और कौन कौन मेंबर होते हैं, ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज के अंदर जो आपको पढ़ना है। और जीएस की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो। हर एक चीज इन डेप्थ जो है वो आपकी कवर करवाई जाएगी। कि क्वेश्चन आएगा और तुरंत उसका आंसर जो है वो दोगे। हमारे बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ अगर आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स तो हमारे बैच के अंदर, राइट। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, ज्वाइन करो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर दे पाएगा। कि क्लाइमेट चेंज का क्या, क्लाइमेट चेंज का पेमेंट पेमेंट सिस्टम से क्या रिलेशन है? कि क्लाइमेट चेंज का मतलब के कारण यानी जलवायु जो परिवर्तन है उसके कारण पेमेंट सिस्टम जो हम हमारा हमें देखने को मिलता है वो कैसे खराब हो सकता है या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बताओ कौन कौन बता सकता है इसका आंसर, देखते हैं। कम ऑन जल्दी से बताओ, वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। अब इसमें अभी तो आप सोच में पड़ जाओगे कि अरे यार पेमेंट सिस्टम का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना। देखो यही गेम है यूपीएससी का, इसमें तुरंत आपको आंसर आना चाहिए और आंसर तब आएगा जब आप बिल्कुल रेडी रहोगे। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो जाता है। अगर एटीएम डैमेज हो गए, अगर बैंकिंग सिस्टम डैमेज हो गया यानी कि बैंक डैमेज हो गया, राइट, तो क्या होगा? तो ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे पेमेंट्स के, पेमेंट और सेटलमेंट बंद हो जाएगा। तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो क्लाइमेट चेंज का रिस्क जो है वो पेमेंट सिस्टम को भी है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल घबराना नहीं। बहुत सिंपल मैंने आपको चीज बताई भाई, क्लाइमेट चेंज में जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है? बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। और उन प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट रिलेशन पेमेंट सिस्टम के साथ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, किसी प्रकार से डैमेज होगा, तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करना जो है वो बंद कर जाएगा। बोलो हाँ या ना? भाई बाढ़ आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर पूरी चीज बेस्ड है, राइट। और ज्यादातर हमारे पास ब्रॉडबैंड हम लोग को देखने को मिलता है। ब्रॉडबैंड की लाइन अगर कनेक्शन अगर खराब हो गया या वेदर एक्टिविटी के कारण जो है वो कनेक्शन अगर खराब रहा, स्लो रहा इंटरनेट, तो क्या होगा? तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो है वो वीक रहेगा। यस, तो ये चीज, तो इस चीज को भी लेकर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव को लेकर भी आरबीआई ने बोला कि इस पर हमें काम करना है। जैसे कि इनने बोला कि ये गाइड करेंगे रेगुलेटेड एंटिटीज को। क्या होती है रेगुलेटेड एंटिटीज? वो कंपनीज जिस पर सरकार निगरानी रखती है, जिसको हम लोग विनियमित संस्था जो है वो कहते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज, राइट। तो उसको गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कराएगी कैसे उनको जो है वो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाना है जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज के रिस्क से बच सके, राइट। नेक्स्ट, इनको अपने पेमेंट सिस्टम को रेजिलियंट बनाना है, मतलब इस प्रकार का बनाना है, ऐसा तैयार करना है अपने पेमेंट सिस्टम को कि क्लाइमेट रिस्क का खतरा कम से कम हो पेमेंट सिस्टम को, राइट। फिर क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर नॉर्म जो है वो लेकर आना है कि भाई जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जो ये कंपनीज जिन पर सरकार मॉनिटरिंग करती है, तो उनको बताना कि भाई ये चीजें हैं जिस पर आपको रहे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। फिर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म उपाय के बारे में बात अगर की जाए तो इन्होंने बोला कि हमें ट्रेड पर फोकस करना है, ज्यादातर फोकस करना है रुपीज की, जितना भी व्यापार हो रहा है वो रुपये में हो, लोकल करेंसी में हो, राइट। हमें अपने फाइनेंशियल मार्केट को, वित्तीय बाजार को जो है वो मजबूत बनाना है, राइट। 24/5 यानी कि 24 घंटे 5 दिन तक रुपी मार्केट जो है उसको बढ़ावा देना है, राइट। ये स्टॉक मार्केट की जो है बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रुपीज में हो। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है रुपी मसाला बॉन्ड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो रुपीज में जो है वो आए। फिर ग्लोबल ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस, हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को जो है वो ग्लोबल बॉन्ड रैंकिंग में, इंडिसेस में जो है वो शामिल करना है कि हमारे ग्लोबल लेवल पर भी इंडियन बॉन्ड जो है वो नजर आए, राइट। फिर एक ट्रिफिन ट्रिफिन डेलिमा हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रिफिन डेलिमा का मतलब क्या होता है? देखो हिंदी में भी लिखा है ट्रिफिन डेलिमा, मतलब दुविधा। ये टर्म आपसे पूछ सकते हैं या ये टर्म का यूज करना शुरू करो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई इशू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है। अब जैसे आप रुपीज को प्रमोट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर, डिमांड और सप्लाई की बहुत सिंपल सा रूल है। इकोनॉमिक्स को समझना है तो डिमांड और सप्लाई को समझिए। देखो हमने पहला पॉइंट क्या बोला कि आरबीआई क्या बोल रही है? आरबीआई ये बोल रही है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर रुपीज को प्रमोट करना है। क्या? इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपयों को प्रमोट करना है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रुपये की डिमांड बढ़ानी है। अब इंटरनेशनली डिमांड बढ़ गई, बात समझिएगा, इंटरनेशनली डिमांड बढ़ी, रुपये का सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, क्या होगा? रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, रुपये महंगा हो जाएगा।
आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इससे तो हमें बहुत फायदा होगा। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, नुकसान होगा। अगर हमारा इंडियन रुपीस महंगा हो गया ना, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। हमसे लोग सामान कम खरीदेंगे क्योंकि रुपीस ज्यादा बढ़ा हुआ है। चाइना क्या करता है? चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, इसको डीवैल्यूएशन बोलता है, अपनी करेंसी को कमजोर करता है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें। बट अगर हमारा रुपया अगर महंगा हो गया, कॉस्ट उसकी जो है बढ़ गई, तो क्या लोग परचेज करेंगे? बताओ, नहीं। और यही इशू, एक चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको ट्रिफिन डिलेमा जो है वो कहा जाता है, कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा विवाद जो कि इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी को, यानी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल बनाना है, साथ ही साथ रुपीस की डिमांड जो है वो ग्लोबल लेवल पर स्टेबल करना है, जो कि रीसेंट स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर जो है वो क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी। रुपीस के जो वो है, आप कह सकते हो वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे जो है वो होगी बहुत बुरी तरह से। वोलेटिलिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, अस्थिरता हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। काफी सारे लोग बोलते हैं यार हमें तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आती। इतना प्यारा और इतना इजी सब्जेक्ट है, जरूरी है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना, आसान तरीके से, जो मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर रुपी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और उसके कारण से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाएगा, राइट। और इससे हमें सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें। लिमिटेड इंटरनेशनल डिमांड, हमारी इंटरनेशनल डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा कम है, और हम सोच रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन करना, तो ये प्रोजेक्ट अभी इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम है। कन्वर्टेबिलिटी का कंसर्न, रुपीज जो है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो, कितनी मात्रा में हो, तो वो भी एक बड़ा इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर साइबर सिक्योरिटी का खतरा ऑनलाइन, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत ज्यादा बैंक्स के ऊपर हम लोग को ऑलरेडी बर्डन जो है वो देखने को मिल रहा है, एनपीए वगैरह का, राइट। तो ये सब चीज है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो उसका सोल्यूशन है। एनपीए का बर्डन है तो एनपीए के बर्डन को कम करो, राइट। अब क्या क्या स्टेप्स जो है वो लेने की आवश्यकता है आरबीआई को इस गोल को अचीव करने के लिए? तो पहली चीज तो भाई, रुपीस को कन्वर्टेबल बनाओ। इनने बोला एक कमिटी है, देखो अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर क्वेश्चन बनेगा, बताओ जरा कि तारापोर कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था। तो ये तारापोर कमेटी जो है उसने क्या सिफारिश दी थी? ये बोला था कि 2060 तक हम लोग को क्या करना है? पूर्ण परिवर्तनीय होना चाहिए रुपया। गोल जो है कि फुली कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपीस की 2060 तक, लेटिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मूव फ्रीली इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि रुपीस में ही, जैसे डॉलर्स में आज की डेट में डील हो रहा है, 2060 तक रुपीस में डील होना चाहिए, इस प्रकार से हमें बताना। ये तारापुर कमेटी का रिकमेंडेशन है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी उपयोग करोगे तो मजा आ जाएगा। इसके नोट्स बनाना, हाईलाइट कर देना नोट्स को। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स क्या दिए तारापुर कमेटी ने? तो तारापुर कमेटी ने दिया हमें कुछ चीजों पर फोकस करना है, जैसे हमें अपनी मुद्रा फीसदी, इन्फ्लेशन पर फोकस करना है, एनपीए पर फोकस करना है, राइट, करंट अकाउंट डेफिसिट पर फोकस करना है। क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? बताओ जल्दी। डेफिसिट मतलब घाटा। हमें आज की डेट में जो है वो, जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है, उस पर ही फोकस करना है कि सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम है, खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट में हम लोग का करंट अकाउंट जो है वो लॉस में हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, एनपीए के कारण बेसिकली बैंक की बैलेंस शीट में। तो ये है, हमें अपने फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत बनाना है, तो ये सब रिकमेंडेशन इन्होंने दी है। फिजिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें अपने फिजिकल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को जो है वो कम करना है, 3.5% से कम करना है, राइट। इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति दर जो है वो 3 और 5% के बीच में होनी चाहिए। आज की डेट में मेरे ख्याल से शायद 6% के आसपास है, बीच में कुछ रिपोर्ट 7% भी बता रही थी। और हमारा टारगेट है 4 ± 2, ये इन्फ्लेशन का टारगेट है, मुद्रास्फीति का टारगेट है। जब जब ये पढ़ोगे जनरल स्टडीज के अंदर इकोनॉमिक्स, तो ये सब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी बेसिक से, क्योंकि ये सब चीजें एकदम से एडवांस लेवल पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ चीजें शायद हो सकती है समझ में ना आए। तो ये सब टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ने चाहिए, बट मैं आपको ट्राई करता हूँ क्लास के दौरान ही ऐसे समझाऊं कि आप एडवांस टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो भी आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। यस। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि पर्सनल रेमिटेंसेस, ये क्या होता है रेमिटेंसेस? बताइए। जिसको हम लोग जो है वो प्रेषण जो है वो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया पैसे भिजवाता है तो उसको रेमिटेंस जो है वो कहा जाता है। तो इनने बोला कि स्कीम लेकर आई जाए पर्सनल रेमिटेंसेस के लिए, लोग अपना अकाउंट से यहाँ पर खुलवाएं इजिली और पैसा जो है वो ट्रांसफर करें। फिर इसके अलावा हम लोग को बॉन्ड्स मार्केट पर जो है फोकस करना है कि रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होनी चाहिए, जैसे रूपी मसाला बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट।
इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल व्यापार में रुपीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, राइट। इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को ग्लोबलाइज करो, जैसे कि हमारे बैंक्स वगैरह को अब्रॉड में जो है वो ओपन करवाओ, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी पर काम करो। तो ये तारापुर कमेटी के ये मेजर्स, रिकमेंडेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, जिस पर आरबीआई ने बात करी है कि भाई क्लाइमेट पेमेंट सिस्टम को क्लाइमेट रिस्क से जो है बचाना है। तो ये सब है पूरे टॉपिक ओवरऑल, जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि पूरे दुनिया भर में आज की डेट में बहुत लोन की दिक्कत है। पूरे दुनिया भर में लोन का इशू बहुत ज्यादा है। ग्लोबल डेट क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैश्विक ऋण संकट हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा इशू है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य जो है, जिसको 2030 तक अचीव करना है, उसको खराब कर दिया है। और मेरा एक टास्क है आप लोगों के लिए, गूगल पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक पिक मिलेगी। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसका प्रिंट आउट कराओ, अपनी दीवार पर चिपकाओ। और आपको ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। और मेंस में जब आप लिखोगे कोई भी क्वेश्चन जीएस पेपर 1 2 3 4 में कोई टॉपिक अगर आएगा, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस टॉपिक को इजिली आप लिंक कर सकते हो। जब आप अपने आंसर में उस एग्जैक्ट नंबर लिखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, एग्जैक्ट नंबर कि गोल नंबर 1 में सर ये चीज थी, 2 में ये चीज थी, ये गोल नंबर 2 हम इस प्रकार से अचीव जो है वो कर सकते हैं, तब आएगा मजा। क्योंकि जब आपका आंसर फैक्ट, आपके आंसर में फैक्ट और कॉन्सेप्ट जब दोनों रहते हैं, तब आपका आंसर बहुत बढ़िया बनता है और आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलता है। अब आप समझिए ये पूरे दुनिया भर का कर्जा क्या है। तो पूरे दुनिया भर का कर्जा जो है, इसमें सरकारी कर्जा भी इंक्लूड है और इंडिविजुअल लोगों का कर्जा भी इंक्लूड है, राइट। और देखो पब्लिक प्राइवेट डेट दोनों इसके अंदर इंक्लूड हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज की डेट में जो है बहुत तेजी से पब्लिक लोन्स जो है वो बढ़ गए हैं। सरकारी लोन्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 315 ट्रिलियन यूएस डॉलर पूरे दुनिया भर की सरकार के ऊपर लोन है। और ये 3 गुना ज्यादा पूरे दुनिया भर की जीडीपी से है। यानी कि पूरे दुनिया भर की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा पूरे दुनिया भर के ऊपर लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज में कर्जा जो है दुगने रेट से जो है बढ़ रहा है। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा कर्जे के ऊपर अब डिपेंडेंट हो गई हैं, राइट। हायर डेट सर्विसिंग, क्या होता है ये डेट सर्विसिंग? आय का उच्च ऋण भुगतान हिस्सा और जलवायु पहल का प्रभाव। हायर डेट सर्विसिंग, शेयर ऑफ इनकम एंड इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। मेरा क्वेश्चन सिंपल था, क्या होता है ये डेट सर्विसिंग, बताओ। डेट सर्विसिंग का मतलब हम अपनी ईएमआई को चुकाने के लिए, अपने लोन्स, अपने इंस्टॉलमेंट को भरने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्चुअल जो रेवेन्यू है, जिस पर हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो पूरा का पूरा लोन भरने में लगा रहे हैं। मतलब खून पसीने की कमाई जो है वो लोन पे जो है वो चुकाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट पे जो है वो चुकाए जा रहे हैं, राइट। क्योंकि बैंक का कर्जा बहुत होता है यार, स्पेशली एनबीएफसी का। अभी आने वाला है इसके बाद एक टॉपिक एनबीएफसी का भी आएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज रफली 50% डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो आज की रेट में लगभग अपना 8% अपने सरकारी रेवेन्यू का लोन चुकाने में जो है भर रही है। यानी कि वो जितना भी कमा रही है उसका 8% उनका लोन चुकाने में जो है वो जा रहा है, सोचो आप। और वही 8% उसमें लग सकता था, किसमें? डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या है? ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस आधिकारिक विकास सहायता। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो पैसे देती हैं, हेल्प करती हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती हैं, लोन प्रोवाइड करें, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। आज की रेट में बताया जा रहा है कि लगातार 2 सालों में ये क्या कर रही, कम कर रही है अपने हेल्प को। बहुत कम पैसा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए जो है प्रोवाइड करा रही है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। और ज्यादा जो है ये लोन्स दे रही हैं, बोल रही है कि हम अब हेल्प नहीं करेंगे, दान में नहीं देंगे, हम दान नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोन देंगे कि वापस करो हमें। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। बहुत कम हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा रही है डेट से जूझने में। जो कंट्री के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, लोन है, उस कंट्री का सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वो है अब कुछ पर्टिकुलर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये इस प्रकार से लोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पहल हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि हैविली इंडेटेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव, भारी ऋणग्रस्त गरीब देश पहल। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का ये पहल है, राइट। अब ऑब्वियसली बात है कि नाम से जन्म आ रहा है कि जो पुअर कंट्रीज है, गरीब देश हैं,
जिनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, उससे निपटने के लिए पहल हम लोग को देखने को मिल रही है। दूसरा है DMFAS, डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम, ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली कार्यक्रम। ये जो है ये अगेन डेट से जूझने के लिए है, और ये UNCTAD का प्रोग्राम है। कमेंट बॉक्स पर नीचे आंसर लिखकर बताओ UNCTAD का फुल फॉर्म, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, तुरंत आंसर लिखो। कल बहुत बढ़िया लगा मुझे, प्रिया प्रिया जी ने जो है वो, प्रिया तिवारी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने काफी अच्छे मतलब पूरे पूरे आंसर जो है वो लिखे हैं। और भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो अपने आंसर लिखते हैं, बट एक दो आंसर लिखने से मतलब नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछो आंसर लिखो। अगर नहीं आ रहा सर्च करके लिखो, बट लिखो जरूर, राइट। आगे की बात करें, ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल, जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 ने शेयर किया था, कि पूरे दुनिया भर में ये जो कर्जे की प्रॉब्लम है उससे जूझने के लिए मेजर्स निकालने के लिए, उपाय निकालने के लिए किया गया था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और पूरे दुनिया भर से ये कर्जे की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। गवर्नेंस से शासन को जो है बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंट करना है पूरी चीजों को, पारदर्शिता करनी है, जवाबदेही के थ्रू हो सकता है। इमरजेंसी फंड जो है वो जमा करके रखो इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझने के लिए, राइट। अनसस्टेनेबल डेट को मैनेज करो, जो भी हाई इंटरेस्ट वाले डेट है उसको पहले जो है वो खत्म करो, क्लियर करो, राइट। तो ये सब चीज है। फिर इसके अलावा जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इनको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट, जिससे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ये दे सकें, प्रोवाइड कर सकें, राइट। तो उस पर जो है वो काम करना जरूरी है। आपस में रीजनल बैंक्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार के जो बैंक्स होते हैं, तो उनको जो है वो काम करना चाहिए कि उनको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए फंड प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इस पर जो है वो काम करना जरूरी है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं थी, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि पूरी दुनिया भर में कर्जे की प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा है। गरुड़, गरुड़ बेसिकली गाइस एक प्रकार का पक्षी होता है। आप गूगल पर जो है उस पक्षी को जो है वो सर्च कर सकते हो, आपने देखा भी होगा शायद इस पक्षी को। चलो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गरुड़ जो है वो किस प्रकार का पक्षी होता है। देखो आप, ये दिखाई दे रहा है, ये है गरुड़। ये गरुड़ पक्षी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड न्यूज हम लोग को जो है वो नजर आई है। इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जिस क्षेत्र पे ये रहते हैं वो क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा सिकुड़ गया है, राइट। तो ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जो है वो उसको कहा जाता है, हम लोग इसको गरुड़ जो है वो बोलते हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। IUCN का फुल फॉर्म लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स पर कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं कि IUCN की है, प्रीलिम्स में भी आते हैं कि IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये फलाना प्रजाति जो है वो किस उसमें आती है, मतलब किस कैटेगरी में आती है। तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, लुप्त प्राय जिसको हिंदी में कहा जाता है, लुप्त प्राय, राइट। और ये बेसिकली जो है वो सदर्न एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती थी, बट आज की डेट में सिर्फ ये आसाम और बिहार के कुछ हिस्से में जो है वो सिर्फ सीमित है। तो ये प्रजाति से रिलेटेड चीज आपको ध्यान में रखना, ये इसका साइंटिफिक नेम हम लोग को देखने को मिलता है लैप्टोपटिलोस डुबियस, लैप्टोपटिलोस डुबियस। और लगभग 20 प्रकार की ये प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती है, उनमें से एक है ये, उसकी मेंबर फैमिली है। ये बेसिकली एक कंबोडिया में, आज पूरे दुनिया भर की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये एक कंबोडिया में देखने को मिलती है, और दूसरी आसाम और बिहार के कुछ हिस्से में। IUCN की रेड लिस्ट यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, ये कार्निवोरस है, मांसाहारी प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। इवन जैसे कि आपको पता है कि जो वल्चर्स होते हैं ना, गिद्ध होते हैं, तो गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, राइट, सफाई कर्मी होते हैं। तो वैसे ही ये भी उसी प्रकार का काम करते हैं। फिर इसके अलावा इनकी महत्व भी इनका बहुत ज्यादा है। जैसे गरुड़ जो है वो नाम है विष्णु जी की सवारी का, राइट, तो इनकी पूजा होती है। इनको गरुड़ महाराज भी जो है वो कहा जाता है, या गुरु गरुड़ भी कहा जाता है। और किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं ये, क्योंकि ये वहां पर चूहों को खा लेते हैं, या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर बचाते हैं क्रॉप्स को, पेस्ट से, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं खेतों को। अब आज की डेट में इनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान है, जैसे कि इनका एरिया जहां पर ये रह रहे हैं वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। कम होने की वजह ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी है, क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, सीजन जो चेंज होते जा रहे हैं, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट वजह ह्यूमन जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट, इन प्रजातियों को, इनके एरियाज को जहां पर ये रहते हैं। फिर कुछ प्रयास जो है वो, मतलब क्या करें हम लोग की जिससे कि इनको जो है वो बचाया जा सके। तो पहली चीज तो लोकलाइट्स के साथ काम करना है,
अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जहां पर ये अपने अंडे वगैरह देते हैं उस क्षेत्र को जो है प्रोटेक्ट करना है, इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स को प्रोटेक्ट करना है। तो बस यही सिंपल सी चीज है, बाकी इसमें कुछ और ज्यादा नहीं है। अब देखो, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो ये श्रीराम फाइनेंस है, एनबीएफसी एक है। अब इसने बहुत ज्यादा लोन उठाए, यानी कि एनबीएफसी में सबसे ज्यादा लोन उठाने वाली, सिंडिकेट लोन उठाने वाली ये श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये सिंडिकेट लोन क्या होता है? आपने बोल तो दिया, बड़ा अच्छा टर्म लग रहा है सिंडिकेट लोन, बट ये है क्या? देखो शायद इसमें नहीं लिखा है, बट मैं आपको समझा देता हूं कि सिंडिकेट लोन जो है वो क्या होता है। सिंडिकेट लोन मतलब कि एक कोई कंपनी वो मल्टीपल बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसको अपन सिंडिकेट्स बोलते हैं, उससे जो है वो लोन उठा लेती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक कंपनी हूं, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट? किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 150 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास ये है वो है। तो मैंने कुछ कुछ पैसा आपसे एज अ लोन के तौर पर जो है वो ले लिया। तो यानी कि एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन से जब, या कॉर्पोरेशन से, या कंपनी से, दूसरी कंपनियों से जब आप पैसा फंड जो है वो रेस करते हो, तो उसको सिंडिकेट टर्म लोन ट्रांजैक्शन जो है वो कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा लोन जो है वो उठाया है, लगभग 425 मिलियन यूएस डॉलर का और 40 मिलियन यूरो का लोन जो है वो उन्होंने अलग अलग कंपनी से उठाया है। और ये अलग अलग कंपनी जो है वो कौन सी हैं? जैसे कि बीएनपी परिबास, डीबीएस बैंक, एचएसबीसी और सुमिटोमो मितुशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये अलग अलग कंपनी से इन्होंने जो है वो लोन उठाए 3 सालों के पीरियड के लिए। अब 3 साल का पीरियड क्यों? क्योंकि आरबीआई की ये वो रहती है गाइडलाइन कि अगर इस प्रकार का लोन उठाना है तो 3 साल के टर्म के लिए आप उठा सकते हो, राइट? एनबीएफसी को बोला जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इन्होंने लोन क्यों उठाया? क्योंकि इनको जो है वो, और ये इनका लोन जो है वो सोशल सेक्टर को इंप्रूव करने का लोन है, कि ये लोन प्रोवाइड कराएंगे एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, राइट? और काफी सारी जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि तैयार होते हैं, नए नए स्टार्टअप्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तैयार होते हैं, तो उनके लिए जो है ये फंड प्रोवाइड कराएगी, उनको डेवलप करने के लिए फंड जो है वो प्रोवाइड कराएगी। तो इसके लिए इनने इतना भारी मात्रा में पैसा जो है वो उठाया है, और प्रायोरिटी सेक्टर को जो है ये टारगेट करेंगे अपने। और ये सोशल लोन है। क्या है ये? सोशल लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। सामाजिक ऋण ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, बस सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब श्रीराम फाइनेंस जो है वो ऑफर करती है, हाँ, किन किन चीजों में लोन? तो ये कमर्शियल व्हीकल की खरीदारी में, जैसे कि वो होती है ना ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां, तो उनको खरीदने के लिए, टू व्हीलर कार को खरीदने के लिए होम लोन ऑफर करती है, गोल्ड लोन ऑफर करती है, पर्सनल और स्मॉल बिजनेस लोन को ऑफर करती है, राइट? और 2.25 लाख करोड़ के एसेट को जो है वो मैनेज कर रही है ये अभी। तो ये श्रीराम फाइनेंस, आप ये बस नाम याद रखना कि इसे सबसे ज्यादा मात्रा में सिंडिकेट टर्म लोन ट्रांजैक्शन पर जो है वो काम किया है। तो आप लोन उठाया है, मतलब फंड जो है वो रेस किया है। तो आप सिंडिकेट फंड क्या होता है बस ये ध्यान में रखना। और ये सोशल लोन है जो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लें एनबीएफसी के बारे में, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इसको रजिस्टर किया गया कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, इनके पास जो है वो कंपनी का लाइसेंस, यानी कंपनी के थ्रू ये रजिस्टर्ड होती है, ना कि एक एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इसलिए इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं, या इंस्टीट्यूशन कहते हैं, या कॉर्पोरेशन कहते हैं। फिर इसके अलावा ये पब्लिक का पैसा जो है वो 12 महीने से लेकर मैक्सिमम 60 महीने तक ही अपने पास रख सकती है, राइट? इसका मेनली काम होता है लोन प्रोवाइड कराना, बट इनका पता है एनबीएफसी का लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। मैं खुद फंसा हुआ भी एनबीएफसी के लोन में, क्या बताऊं, जल्दी जल्दी निकलना है उससे मुझे, पर निकल जाऊंगा क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने लोन लिया हुआ था, और वो तो हो जाएगा, कुछ है नहीं। अब देखो इमरजेंसी फंड की कभी ना कभी आवश्यकता पड़ती रहती है, तो अपन ऊपर नीचे करते रहते हैं। और ज्यादा भी नहीं है, अभी 25 या 26 लाख के आसपास तक का है, हो जाएगा वो तो, छुटकी फुटकी सी बातें हैं वो तो। और कभी भी आप देखो क्या होता है, समय खराब चलता है। अभी मेरा भी समय जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा खराब हुआ था बीच में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं। बट जैसे आप हो, आपके पास आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है इस एग्जाम को क्लियर करना। यस, आप कभी भी अपने दिमाग में डाउटफुल मत हो यार, कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा। ये सब चीजें मत करो यार, क्योंकि जब आप ये सब चीजें करते हो ना, तो आप ये यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को जो है मैसेज देते हो। बोलते ना कि एक ना एक
बार जबान पर सरस्वती बैठती है, क्यों बोलते हैं कि आप पॉजिटिव बोलो। जब आप पॉजिटिव बोलोगे यूनिवर्स आपसे पॉजिटिव चीजें लेगा और आपको रिटर्न करेगा सुनकर कि आपको ये चाहिए। जब जब आप बोलोगे ना कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो आपको कभी नहीं देने वाला है वो, क्योंकि उसको पता है कि यार इसको तो चाहिए ही नहीं, नेगेटिव विचार का है। बट आप बोलो कि मुझसे हो पाएगा, मैं ही निकालूंगी एग्जाम को, मैं ही निकालूंगा एग्जाम, मुझे चीजें समझनी है, मुझसे याद रहेगी चीजें। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक। मैं कभी भी किसी भी बड़ी से बड़ी अपनी प्रॉब्लम को जो है वो बहुत छोटा मानता हूं, बहुत छोटा, कि अपनी थिंकिंग इतनी बड़ी रखो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटी सी मतलब दिखे। मैं कल ही आपसे बोल रहा था कि मुझे शौक है 26 लाख की घड़ी पहनने का, और मेरे ऊपर 26 लाख का भी लोन है, फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता हो जाएगा क्लियर। तो आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट आपको पढ़ो, मेहनत करो उस चीज के लिए। जब पॉजिटिव रहोगे ना, अंदर से ऑलरेडी एनर्जी जो है वो आती है, और ऑटोमेटिकली आपका मन करता है काम करने का। मैं क्यों काम करता रहता हूं कंटिन्यूअसली, बिना रुके? द रीजन बीइंग, और इवन हमारी टीम भी ऐसी ही है कि बिना रुके क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि वी थिंक ओनली पॉजिटिव, कि ठीक है अभी बुरा समय है ना, तो अच्छा भी आएगा, और अच्छा आएगा तो बेहतरीन अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो ये चीज। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है, क्या एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? तो नहीं। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब चेक जारी करना, डेबिट कार्ड देना, क्रेडिट कार्ड देना, राइट। वैसे क्रेडिट लोन प्रोवाइड कराती है, कुछ कुछ एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के फॉर्म में दे देती हैं, बट वो एप्लीकेबल कई जगह पर होता नहीं है, बट ये लोन जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। तो डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि आपका पैसा रखा है, आप कभी भी निकाल लो एटीएम के थ्रू, तो ये वो सर्विस नहीं देती है, ठीक है। बट ये लोन्स प्रोवाइड कराती है, एनबीएफसी लोन्स के लिए बेसिकली जो है वो जानी जाती है। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो क्या होता है? तो इंडियन कंपनी जब कोई फॉरेन सोर्स से फंड बोरो करे, उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। क्योंकि इससे भी श्रीराम फाइनेंस ने भी कुछ कंपनी जो है वो फॉरेनर्स कंपनी है, उनसे जो है वो लोन उठाया है, राइट। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बाहरी वाणिज्यिक उधार, ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये फॉरेन करेंसी के फॉर्म में जो है वो लोन जो है वो आता है, और आरबीआई की गाइडलाइन होती है कि 3 साल के अंदर अंदर इस लोन को जो है वो देना है, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है वो 750 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो लिया जा सकता है। बट अभी इसको आरबीआई ने सेक्टर वाइज जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, राइट। इसमें 3 साल का पीरियड जो है वो आरबीआई ने फिक्स किया है कि इस प्रकार के लोन जो है वो मिनिमम 3 साल में खत्म करो, भले कितने भी बड़ा लोन क्यों ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, यही था। अब देखो अग्निपथ स्कीम के बारे में तो आप सभी लोग को जानकारी होगी, तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो अभी कभी। चलो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। अग्निपथ स्कीम का ये क्वेश्चन है आपके सामने, नजर आ रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये दिख रहा है क्लियर? अग्निपथ स्कीम का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, इसका आंसर बताओ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, बहुत पुराना ये टॉपिक जो है वो चला आ रहा है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। अग्निपथ स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये एक रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव है। क्या है ये? रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव, की भर्ती करने की एक पहल हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। किनकी भर्ती हो रही है? आर्मी पर्सनल की भर्ती हो रही है, बिलो ऑफिसर रैंक सच एज सोल्जर, एयरमैन एंड सेलर हु आर नॉट कमीशन टू इंडियन आर्म फोर्सेस। तो जो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में नहीं है, उनकी जो है वो आर्मी के अंदर जो है वो एंट्री हो रही है, राइट। मतलब मतलब लो पोस्ट में। नेक्स्ट, जो रिक्रूट्स होते हैं, यानी कि जो रिक्रूट हो जाते हैं, जो भर्ती जिनकी हो जाती है अग्निपथ स्कीम के तहत, तो वो कितने समय के लिए होती है? 4 साल के लिए होती है, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद जो है अप टू 25%, यानी कि इनमें से 25% लोग जो है वो परमानेंट कमीशन के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको परमानेंटली आर्मी में जो है रख दिया जाता है, बिल्कुल सही। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि बर्डन जो है वो डिफेंस की पेंशन पर कम करना, और शॉर्ट सर्विस ड्यूरेशन में मतलब नए नए रिक्रूट्स को जो है वो लेकर आना 4 साल के पीरियड के लिए, और नया नॉलेज, नई टैक्टिक्स। वो बोलते हैं ना कि यूथ जब आते हैं तो नई टैक्टिक्स, नया नॉलेज जो है वो लेकर आते हैं, तो उसको जो है वो आर्मी के अंदर जो है वो शामिल करना। अब वैसे ही एक पॉलिटी का टॉपिक है, लीडर ऑफ अपोजिशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी
having not less than 110 seats of total strength of Lok Sabha is recognized as leader of opposition। बोलो स्टेटमेंट सही है या गलत है? सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को जिसके पास लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से से कम सीटें ना हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उसको मान्यता दी जाती है। तो बिल्कुल सही जवाब भाई। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलती है राइट हाउस के अंदर, जिसने 10% सीट जो है वो हासिल करी है, जारी मतलब उसके पास सिक्योर करी है मिनिमम 10% सीट इलेक्शन में लोकसभा के, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाता है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस वाज accorded statutory recognition under salaries and allowance of leader of opposition in Parliament Act 1977। बिल्कुल 1977 की ये अधिनियम के तहत ही ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो ऑफिस है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऑफिस जो है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो देने की राइट। देखो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, वो लिखा हुआ है, इसमें बताएगा कि भाई आपको लीडर ऑफ अपोजिशन के महत्व के बारे में जो है वो बताना है कि इसका रोल जो है वो क्या है, इसका काम जो है वो क्या है, इसका महत्व जो है वो क्या है, और आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो ये फेस करते हैं, और कुछ मेजर्स बताओ जिससे कि इफेक्टिव रहे लीडर ऑफ अपोजिशन राइट, और बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकें, ऑपरेट जो है वो कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं मैंने पूरी चीज जो आपको समझाई है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।